वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का तैयारी 360 आईएएस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 अप्रैल है। आज हम बात करने वाले हैं वोटर स्ट्रेस इन इंडिया की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की। इसके अलावा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वी विल डिस्कस महावीर जयंती, नेट डायरेक्ट कलेक्शंस एंड एक्सरसाइज पूर्वी लहर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वाटर स्ट्रेस इन इंडिया ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है। पिछले कई दिनों से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी जब हीट वेव्स की बात आई जब टॉपिक्स में। तो ऑल्सो वी डिस्कस्ड वाटर स्ट्रेस ब्रीफली। आज इसको हम कॉम्प्रहेंसिवली एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वाटर स्ट्रेस कितना बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। So there is a detailed article, editorial published in the Hindu today, preparing India for water stress and climate resilience, जिसमें बेसिकली बात की जा रही है ऑन द ओकेजन ऑफ द अर्थ डे कि हाउ एंड व्हाई वाटर स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली क्रिटिकल। और कैसे वाटर, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल इंटेग्रिटी, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर। सेपरेटली आपको नहीं देखना है, इवन पॉलिटिकल क्राइसिस एज वेल। तो उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव सेंस में कि इस एक इशू को एनालाइज किया जाता है। और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर भी बात की जाएगी। नाउ वाटर स्ट्रेस है क्या? बेसिकली सिंपल भाषा में व्हेन डिमांड फॉर वाटर एक्सीड्स द अवेलेबल अमाउंट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड और व्हेन द पुअर क्वालिटी रिस्ट्रिक्ट्स इट्स यूज। तो उसको हम बोलते हैं कि वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन हो गई है। सिंपली डिमांड सप्लाई मिसमैच है। ऑब्वियसली इस केस में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ये सिर्फ कोई इंडियन स्पेसिफिक इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है। डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को इफेक्ट करता है। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा करेगा ऑब्वियसली बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज, they lack institutional capacity, they lack simply means of technology as well to make sure कि water stress जो है वो ज़्यादा deepen ना हो। Now बहुत तरीकों से मैनिफेस्ट होती है, इसके साथ जो जुड़े हुए रिस्क हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो फिजिकल स्कैसिटी इज वेरी सीरियस इशू। दिस अकर्स व्हेन देयर इज सिंपली नॉट इनफ वाटर टू मीट डिमांड इन ए रीजन, मोस्टली एरिड सेमी एरिड रीजन। जैसे इंडिया में हम जानते हैं सौराष्ट्र के रीजन हो गए, गुजरात में, राजस्थान हो गया। सो दीज आर एरिड सेमी एरिड रीजन्स जहाँ लो रेनफॉल है और लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं। सो कैन द लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज कैन नॉट simply work for the larger population. Economic scarcity is also an issue जहां regions में जहां sufficient water availability तो है लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिसोर्सेज टू एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर इफेक्टिवली। ये भी एक बहुत सीरियस इशू है। डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू क्लीन वाटर विद सम पॉपुलेशन बीइंग एबल टू अफोर्ड और एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सीजनल स्कैसिटी भी होती है बहुत जगहों पे बिकॉज ऑफ these kind of phenomena like dry seasons or drought or floods also these days we are looking into a situation जहाँ extreme events ज़्यादा हो रहे हैं, एग्रीकल्चर जिसके ऊपर काफी इम्पैक्ट होता है। और मोस्टली दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो सीजनल रेनफॉल में मोस्टली जो एरिया डिपेंडेंट है वो फिर उनको पानी नहीं मिलता। क्वालिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। Everybody need water, agriculture sector need water, the households need water, even industries also need water। तो अगर वाटर मिल रहा है फिर भी उनकी क्वालिटी जो पुअर है अगर वाटर की, तो उससे सीरियस इश्यूज क्रिएट होते हैं। बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल रन ऑफ की वजह से। ये मोस्टली उसी, अगर आप गंगा रिवर सिस्टम का पूरा पाथ देखें तो मोस्टली आपको दिखाई देगा कि कानपुर से जब वो बाहर निकलती है तो मोस्टली द रिवर इज पोल्यूटेड, हेवली पोल्यूटेड। उसके पहले अगर आप देखेंगे कानपुर के पहले रिवर को तो रिलेटिवली वो क्लीन होती है, लेकिन कानपुर के बाद बिकॉज इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल रन ऑफ होता है, सीवेजेस होते हैं, अनट्रीटेड सीवेज मोस्टली, और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो नदी में मिलता रहता है और जो रिवर है वो पोल्यूट होती रहती है। सो बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस इशू व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग ऑफ द रिवर गंगा एज वेल। तो ऐसे में वाटर स्ट्रेस और भी ज्यादा सीवियर हो जाती है। नाउ क्या रिस्क होते हैं इससे जुड़े वाटर से स्ट्रेस से? तो सोशल और पॉलिटिकल रिस्क होते हैं क्योंकि सोशल स्टेबिलिटी जो है वो प्रेडिकेटेड है ऑन द पीपल्स एक्सेस टू रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड लिव हेल्थी लाइफ। अगर क्लीन वाटर नहीं मिल रहा तो अगर वो नहीं मिलेगा तो फूड सिक्योरिटी और हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जितनी हेल्थ डिसीजेज मोस्टली बच्चों को जो होती है पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, आप देखेंगे कि मोस्टली वो वाटर बॉर्न होती है। इट कैन कॉज सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज वेल। तो की रिस्क जो है फूड सिक्योरिटी जुड़े हुए हैं और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्बन सेंटर्स एज वेल। तो अबाउट 74% एरिया अंडर वीट इन इंडिया एंड 65% राइस कल्टीवेशन फेसेस एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाटर स्कैरसिटी।
तो मोस्टली आप देख रहे हैं जो स्टेपल क्रॉप्स है ये वाटर गजलर्स हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं क्रॉप्स, और ये मोस्टली सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो अगर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वाटर स्ट्रेस की वजह से, तो हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपेक्टेड वाटर डिमांड सप्लाई गैप है जो अप टू 570 cubic meter by 2030 in agriculture sector, और वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट्स एड्स टू प्रॉब्लम एज वेल। जब आप इंडिया से बासमती राइस या इस तरह से शुगर केन हो गया, इनका जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मोस्टली आप बासमती राइस या शुगर केन का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में। सो ये भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का कारण नहीं होना चाहिए कि इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली बासमती राइस, शुगर केन या शुगर, रॉ शुगर, उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। उसका मतलब ये भी है कि आप अपना वाटर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट इसी को कहा जाता है। और कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा अर्बन हब्स के ऊपर। सो अर्बन हब्स आर सिंपली इंजन्स ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, दे आर द सेंटर्स ऑफ विटालिटी। जो इकोनॉमिक एक वाइब्रेंसी है इंडिया के अंदर, वो अर्बन सेंटर्स की वजह से है, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। लेकिन अगर पानी की कमी है, वाटर स्ट्रेस होता है, तो प्रॉब्लम्स होंगी। 5 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज अंडर वाटर स्ट्रेस प्रेजेंट इन इंडिया, दिल्ली इज रैंकिंग सेकंड ऑन द लिस्ट। नो इंडियन सिटी एबल टू प्रोवाइड 24/7 टू इट्स एंटायर अर्बन पॉपुलेशन। ये बहुत ही सीवियर क्राइसिस है, जो कि लिविंग जो एस्पेक्ट है, ह्यूमन जो लाइफ है उसका, उसके ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक्सपेक्टेड वाटर डिमांड सप्लाई गैप 50 BCM फॉर डोमेस्टिक सेक्टर बाय 2030 एज फ्यूचर डिमांड डबल्स प्रेजेंट यूज। तो सोशो पॉलिटिकल रिस्क तो बहुत ही सीवियर है। इंडिया के केस में ये विद इन स्टेट्स भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपने सुना होगा, कावेरी डिस्प्यूट। सो व्हाट इज दिस डिस्प्यूट? बेसिकली इट इज अबाउट 4 स्टेट्स, बट मोस्टली इट इज अबाउट तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो आप देखेंगे कि कैसे फॉर वाटर देयर इज a huge political risk associated with that। तो सीरियस इंटरस्टेट क्राइसिस इंडिया में खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंडिया में वाटर डिस्प्यूट्स हैं विद इन इंडिया। और इंडिया का इंटरनेशनल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ भी इंडिया इज सिंपली, वी हैव ए ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन फिर भी उसमें भी इश्यूज होते रहते हैं, एंड विद चाइना एज वेल। सो ये एक सिर्फ इंटर स्टेट इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा इशू है, जिसमें भी पॉलिटिकल रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक रिस्क भी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट फिजिकल गुड्स। जितने प्रोडक्शन होता है उसमें पानी की जरूरत होती है। सर्विसेज इनडायरेक्टली, water scarcity poses a serious threat to sustainable economic activity in India, and it can hamper economic एक्टिविटीज एंड नेशनल ग्रोथ। वाटर क्राइसिस जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड न्यू इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी में बोथ डिक्लाइन, थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस। तो बेसिक इंडस्ट्रीज की आप बात कर लें और उससे आप लेके जाएं अपर लेवल जहां पे टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स हो गया, आपको हर जगह पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखेगी। आप एग्रीकल्चर से शुरुआत करिए, आप सेमीकंडक्टर तक जाइए, हर जगह आप देखेंगे कि पानी की रिक्वायरमेंट है। तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर प्रोडक्शन में शॉर्टेज होते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो कमोडिटी बेसिकली प्राइसेस बढ़ेंगे। सच सर्कमस्टेंसेस कैन लीड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड डिसरप्ट ग्रोथ। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। Industry is expected to draw 3 times water compared to their actual consumption by 2030. Shutdowns are also possible। अगर स्टेट्स प्रायोरिटाइज करते हैं एग्रीकल्चर को और हाउस होल्ड नीड को, तो फिर वो पानी इंडस्ट्रीज से उनको डाइवर्ट करना होगा। तो इससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है उसको भी नुकसान होगा। वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गए, टेक्सटाइल हो गया, पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एनर्जी शॉर्टेज, 40% of India's thermal power plants presently located in water scarce region। थर्मल पावर प्लांट्स में भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है वाटर की। तो यहाँ पे भी आप देखें पानी की कमी है उन रीजन्स में। और 70% ऑफ इंडियाज थर्मल पावर प्लांट्स एक्सपेक्टेड टू फेस हाई वाटर स्ट्रेस बाय 2030। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा इसका। इन्वायरमेंटल रिस्क भी है। इन्वायरमेंटल डैमेज बढ़ेगा जैसे जैसे पानी की कमी ज्यादा होती जाएगी, तो एडिशनल वाटर रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे। बेसिकली दिस विल लीड टू सीरियस हार्म टू कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बैलेंस। तो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ह्यूमन इंटरवेंशन इम्पैक्ट 35 स्पीसीज ऑन एन एवरेज इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। वेस्टर्न घाट जो सेंसिटिव है, काफी ज्यादा एवरग्रीन एरियाज है, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, सबसे ज्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। डैम कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल ऑन द काली रिवर कंट्रीब्यूटरी टू वेस्टर्न घाट डिक्लाइन in forest cover of 30% point in 40 years। This is an example which you can cite in your answer writing। इसको आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। रिस्क ऑफ डिसर्टिफिकेशन भी है, डिजर्ट बनना। पानी की कमी जैसे जैसे तो होती जाएगी तो डिजर्टिफिकेशन होगा। 30% ऑफ इंडिया लैंड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड और फेसिंग डिजर्टिफिकेशन।
वाटर erosion होगा, that can cause largest cause of desertification, responsible for 11% of total desertification. और कॉस्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन जो है अबाउट 2.1% ऑफ इंडिया जीडीपी 2014-15 की। तो इन्वायरमेंटल रिस्क भी काफी सीरियस रिस्क है जो कि वाटर क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। और इंडिया में बहुत ही सीवियर वाटर क्राइसिस हम स्ट्रेस जो है झेलने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप देखें वाटर स्ट्रेस बस रिवर बेसिन इन 2050 तो सीवियर क्राइसिस में एस्टिमेट किया जा रहा है। ओईसीडी की रिपोर्ट है ये, तो उसमें आप देख सकते हैं बाय 2050 द सिचुएशन इज गोइंग टू बी फार वर्स। अगर अभी हम देखें बेसलाइन वाटर स्ट्रेस इन इंडिया 2010 का ये मैप है, नीति आयोग से डेटा लिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी मेजोरिटी ऑफ द एरिया जहां पे आपको दिखाई देगा ज्यादा रेडिश जो एरिया है वहां पे एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस है। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस इन ए कंट्री विच इज वेरी अबंडेंट with natural resources, so many rivers, lakes, everything, but still facing a lot of crisis। इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी वजह अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर भी है, इसकी वजह पोल्यूशन भी है, इसकी वजह सिंपली लार्ज पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर स्ट्रेस इंडिया में बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में बढ़ रही है, लोग ज्यादा रिच हो रहे हैं, तो डिमांड फॉर वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और डिमांड एंड सप्लाई वाटर इन इंडिया फोरकास्ट जो है अगर आप देखें 2008 से 2030 तक का, तो आपको दिखाई देगा कि जो ओवरऑल डिमांड है इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड सप्लाई टू फोल्ड बाय 2030। तो सप्लाई आप देख रहे हो 650 है 2008 में, 2030 में 744 होगी, लेकिन डिमांड में आप अंतर देख रहे हैं 101% growth is very huge. So scarcity is always on the horizon. Annual per capita water availability expected to reduce to 1140 meter cube by 2050. 6% जीडीपी का लॉस होगा हमको अगर वाटर क्राइसिस ऐसा ही रहा जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा है। डिमांड सप्लाई गैप इन वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा भी है, अगर आप देखें इसको बिलियन क्यूबिक मीटर्स में, तो इनवी स्टैट्स इंडिया 2018 की रिपोर्ट है सप्लाई और डिमांड में आप गैप बढ़ता ही देख रहे हैं। तो ये जो सीरियस डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच में, एक सीरियस इशू है। और पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती जा रही है, हम अभी वी आर अराउंड 1.4 बिलियन पीपल। तो ये नंबर जो है अगर आप देखें 1.5 तो बहुत इजीली पहुंच जाएगा इसी डिकेड में, और आने वाले समय में और बढ़ता रहेगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है उसमें अगर आप देखें पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो नेशनल लेवल पे अवेलेबिलिटी है वो ये नंबर आपको दिखा रहा है, लेकिन ग्लोबल एवरेज से काफी कम है फिर भी है। तो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ये जो ग्राफ आप गिरता हुआ देख रहे हैं ये एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस खड़ा करेगा। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में अगर आप देखें तो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट है डब्ल्यूएमओ की, जिससे डेटा लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ड्रॉट भी हो रही है और फ्लड और हेवी रेनफॉल भी हो रहे हैं। विद इन इंडिया ऑल्सो इन वन रीजन यू कैन हैव ए ड्रॉट, इन वन रीजन यू कैन हैव ए फ्लड। तो तेलंगाना अगर आप देखें दक्कन का रीजन है, पिछले साल ही वहां पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन थी और आसाम में फ्लड्स हो रहे थे। अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में 2022 में फ्लड भी हो रहे थे साथ साथ उसी स्टेट के अंदर, और ड्राउट भी चल रहा था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आप देखें फ्लड और ड्राउट का पूरा यहाँ पे दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स, यू कैन ऑलवेज साइट देम इन योर आंसर राइटिंग। इनको आप उठा के अपने आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह चाइना हो, प्रोलॉन्ग्ड एक्सट्रीम हीट कॉज द वर्स्ट ड्राउट इंडिकेट्स। और पाकिस्तान के अंदर भी फ्लड आए थे, 30 बिलियन का डैमेज हुआ उनको भी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आए हुए थे, साउथ अफ्रीका में। और ड्राउट की अगर आप देखें तो वेस्टर्न सेंट्रल यूएसए में ड्राउट था, वेस्टर्न यूरोप में ड्राउट था बिकॉज ऑफ द हीट वेव। सो दिस इज ऑल्सो ए सीरियस इशू globally, not just into India. Sustainable Development Goal 6 talks about clean water and sanitation, ensuring availability and sustainable management of water and sanitation too। और लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी इन वाटर यूज, दिस इज लीडिंग टू सीरियस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ सरफेस वाटर। तो सीरियस क्राइसिस इसकी वजह से हो रहा है। सरफेस वाटर की क्वालिटी में डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि सरफेस वाटर जो लेक्स हैं इंक्रोचमेंट उनमें हो रहा है, लोग अपना सीवेज डंप कर रहे हैं जो कि काफ़ी अनट्रीटेड है। रिवर्स के अंदर भी सेम चीज़ हो रही है। पेस्टिसाइड्स जो हम एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ करते हैं, जब बारिश होती है तो रन ऑफ होकर सीधे नदी में मिल जाता है। अनट्रीटेड सीवेज है या फिर पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्रियल वो यूज़ में हो रहे हैं, और जो डेली यूज़ ह्यूमंस करते हैं नहाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, उससे भी पोल्यूशन
होता है। तो क्वालिटी ऑफ सरफेस वाटर इज डिक्लाइनिंग। ग्राउंड वाटर का काफी ज्यादा एक्सट्रैक्शन इंडिया में हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो ग्राउंड वाटर में काफी ज्यादा डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है। वेल मैनेज वाटर रिसोर्सेज एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई सैनिटेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इंश्योरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। so तीनों आप जो अपने सामने गोल्स लेके चल रहे हैं, इंडिया एज ए स्टेट और डेवलपिंग कंट्रीज एज ए ग्रुप, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वेल मैनेज्ड वाटर रिसोर्सेज रहें। अप्रोप्रिएट वाटर रिसोर्सेज और चार्ज एलोकेशन मैकेनिज्म जरूरी है एंड रिमूविंग परवर्स सब्सिडीज। जब आप किसी किसान को फॉर एग्जांपल सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर पंप्स, अब सोलर पंप का इस्तेमाल वो कर रहा है किसान टू ब्रिंग मोर अंडरग्राउंड वाटर इनटू द सरफेस, तो उससे पोल्यूशन भी होता है, उससे जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो भी हो रहा है। सो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव सही है कि ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो इसलिए एफिशिएंसी वाटर यूज की बढ़ानी बहुत जरूरी है, वाटर गवर्नेंस को मजबूत करना जरूरी है, और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में देखें वाटर पॉलिसी टाइमलाइन को, तो राइट टू वाटर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। उसके बाद देखते जाएं आप 2010 के बीच में नेशनल वाटर पॉलिसी रिवैम्प की गई, 2012 के अंदर नेशनल रिवर लिंकिंग रियूटिलाइजेशन किया गया। ये एक सोल्यूशन है वाटर स्ट्रेस से डील करने के लिए कि आप रिवर्स को लिंक करें, जैसे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जहां एक्सेस वाटर है और जहां डेफिसिट वाटर है, दोनों को जोड़ा जाए और एक्सेस वाला पानी डेफिसिट वाले एरिया में लाया जाए। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल्य योजना है, गवर्नमेंट सेपरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फीडर फॉर एग्रीकल्चर, इंसेंटिव्स बेसिकली फॉर एक्सेस इरिगेशन को रिड्यूस किया उन्होंने। उसके बाद जब वो फीडर को अलग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कम हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन को स्टैब्लिश किया गया अलग से, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च की गई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इरिगेशन को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए फोकस माइक्रो इरिगेशन पे था। इससे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है और पानी का बेवजह इस्तेमाल रुकता है। मॉडल ग्राउंड वाटर बिल भी फ्रेम किया गया। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है बेसिकली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टेट कंट्रोल जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे, उस पर उन्होंने इनिशियल बिल लाया था 2018 में। इंडिया इजराइल वाटर पार्टनरशिप को भी फॉर्मलाइज किया गया ताकि जो डिसैलिनेशन का कंसेप्ट इजराइल में जो टेक्नोलॉजी उसको इंडिया में लाया जाए, और जो इजराइल की एक्सपर्टीज है वाटर कंजर्वेशन की उसको भी इंडिया में लाया जाए। तो ये वाटर पॉलिसी टाइमलाइन है। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, सब कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आर हियर। तो क्या करना चाहिए हमको वाटर स्ट्रेस से डील करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन अल्टीमेटली। क्रॉपिंग पैटर्न को आपको रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम वाटर यूज जो है वो आज भी एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर इंडिया में मानसून डिपेंडेंट है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कनाल्स एंड डैम्स का जो नेटवर्क है जितना हम उसका पेनिट्रेशन चाहते हैं उतना नहीं हुआ है। तो क्रॉपिंग पैटर्न आज भी अगर आप देखें, वाटर डेफिसिट वाले रीजन्स में भी शुगर केन की खेती होती है। तो दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। तो क्रॉपिंग पैटर्न को रीअलाइन करने की जरूरत है। वाटर ऐसी क्रॉप्स जो वाटर कम यूज करती हैं उनको लाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मिलेट्स, मिलेट्स का इसीलिए मिलेट्स को गोल्डन या क्रॉप फॉर द फ्यूचर भी कहा जाता है। मिलेट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट जो क्रॉप्स हैं उनको लाना भी जरूरी है जो वाटर स्ट्रेस को झेल सकें। तो क्रॉपिंग पैटर्न को आपको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोकलाइज्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसके बेसिस पे हमें काम करने की यहाँ जरूरत है। वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। तो फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, यहाँ पे आप जब आप काम करते हो तो इससे हमारी स्प्रिंकलर्स का जब यूज होता है, ड्रिप इरिगेशन का यूज होता है, तो इससे वाटर एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये भी करने की जरूरत है हमें। और फोर्थ माइनर इरिगेशन सेंसस जब हुआ था, 5 लाख वाटर बॉडीज और टैंक्स थे जिनका इरिगेशन पोटेंशियल बहुत बढ़िया था। तो इनको रिवाइटलाइज, रिनोवेट और रिपेयर करने की भी जरूरत है। जो वाटर बॉडीज ऑलरेडी हैं जो यूज में नहीं आ रही उनको आपको रिवाइटलाइज करना है, उनको रीयूज में लाना है, और आपको रिनोवेट उनको करना है। इससे वाटर स्ट्रेस पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। और स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका कि जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर है इनमें जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है तो इससे डील किया जाए, इनको डीसिल्ट किया जाए। डीसिल्टिंग इस प्रोसेस को हम कहते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप फूड सिक्योरिटी
मेंटेन रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं उसको, उसको सस्टेन करना चाहते हैं इन एक सिचुएशन जहां क्लाइमेट चेंज आपके सिर पे है और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो रिच होती जा रही है, जिससे जिससे ऑब्वियसली उनकी फूड की डिमांड और आगे वाले समय में और बढ़ेगी। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल। पॉलिसी रिफॉर्म में भी हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोलर पंप्स का, जो कुसुम योजना चल रही है भारत सरकार की, जिसमें सोलर पंप्स दिए जाते हैं किसानों को। तो उस तरह से भी आपको पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि अंडरग्राउंड वाटर पे इसका क्या इफेक्ट होता है। और एक बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया में ईजमेंट एक्ट है, दिस एक्ट ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 1882 कानून है, जिसके तहत जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो अगर पानी आपके खेत के नीचे है तो वो आपका पानी हो गया। ईजमेंट एक्ट 1882 के तहत, कानून के तहत इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा तेजी से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है एंड विच इज अनसस्टेनेबल, एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल। सो दिस कैन नॉट गो बेसिकली बियॉन्ड ए पॉइंट। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप देखें तो इंडिया में जो 12th प्लान था 2012 से 2012 बेसिकली जब हुआ, तो नेशनल एक्वाफायर मैनेजमेंट अंदर प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना, उसको काफ़ी और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। अटल भूजल योजना है जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ब्रिलियंट स्कीम है, अटल भूजल योजना, ABHY। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल और इसको और ज़्यादा रीजन्स में हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। और जो नियम है इस तरीके के, उनको चेंज करने की जरूरत है जहां पे ऐसा हो रहा है कि वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो रही है। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, दिस इज ए ब्रिलियंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको और भी ज्यादा एक्सटेंसिवली और ज्यादा इंटेंसिवली डिप्लॉय करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली जो जो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वाटर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है। रूरल ड्रिंकिंग वाटर में एक प्रॉब्लम है, मोस्टली आर्सेनिक का काफी ज्यादा उस पर कंसंट्रेशन होता है। तो जो जल जीवन योजना सरकार ने चलाई है, हर घर जल, तो वहां पे भी उस पर भी काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मोस्टली वाटर हार्वेस्टिंग जो है दो तरीकों से होती है, वाटर शेड बना के, तो ये जो डैम का डेवलपमेंट होता है, चेक डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ इस पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। मनरेगा वर्क को इसमें ब्यूटिफुली इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, मानसून कंट्री है हमारी, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्शन जो है इस वाटर का, दिस सिंपली गोज टू सीज थ्रू रिवर्स। तो इसको हार्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 बनाए गए थे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है कि इसको कैसे मैंडेटरी किया जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, आप नीति आयोग का एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है, सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल आल्सो। इस तरह से इनिशिएटिव लेके विद इन द स्टेट्स और बिटवीन स्टेट बेसिकली यू कैन स्टिमुलेट more and more water conservation and generating awareness among the public, which is absolutely critical. और भी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें आप बात करोगे नमामि गंगे प्रोग्राम की, वो जो कि रिवर स्पेसिफिक है, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एज वेल, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है। इस साल के फिल्म्स में इसके ऊपर पूछा जा सकता है सवाल, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। जल शक्ति अभियान जो नेशनल वाटर मिशन है, दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एज वेल। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं सरकार की, टास्क फोर्स जैसे उन्होंने बनाई थी वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर और भी काम करने की जरूरत है। सो बाय दीज initiatives and policies and programs, we can at least manage water stress in the coming years in India. This is for GS paper 1. और जो स्टेट्स के इनिशिएटिव्स हैं, यस यू कैन साइट देम एज वेल, आप उनको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो स्टेट्स के अंदर हैं, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान का, न्यू चेट्टू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश का, ये ब्रिलियंस में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जल युक्त शिविर अभियान महाराष्ट्र का है, मिशन काकतीय तेलंगाना का है जो कि काफ़ी फेमस रहा है। कपिल धारा योजना एमपी की, पानी बचाओ पैसा कमाओ पंजाब। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज के लिए, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में।
इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन दूसरा टॉपिक है। इंडिया एज अ टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कहना है। तो उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2024 पब्लिश हुई है, जिसमें इंडिया का मेंशन आया है। सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशन है, जिसके ऊपर मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ही इट इज प्रेडिक्टेबल एज वेल, और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की, लेकिन आई विल टेक दिस टॉपिक टू इन कॉम्प्रहेंसिव लेवल, और हम बात करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की। अब इस पॉलिसी में आप देख रहे हो कि दे आर सपोर्टिंग इंडियाज रोल इन द रीजन बेसिकली एंड सीक टू ड्राइव प्रैक्टिकल बायलैटरल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। इस पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे क्या ये बेसिकली पर्सपेक्टिव ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कैसे देखता है। हम कॉम्प्रहेंसिव सेंस में बात करेंगे कि इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन किधर जा रहे हैं। फर्स्ट, जियोग्राफी। ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ। ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल कंट्री है ये। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडियन ओशन में हम दोनों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नेबर्स हैं, एक्सटेंडेड नेबर्स हैं। हमारी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं मिलती एक दूसरे से, लेकिन इंडियन ओशन के हम मेंबर्स हैं। और ये रीजन आने वाले समय में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक, और कल को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज जो लोकस है जियो पॉलिटिक्स का, वो फिर से अटलांटिक से पैसिफिक और इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि चाइना का इमरजेंस यहाँ पे एज ए डिप्टी सुपर पावर हो गया है। इंडिया भी आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल रहेगा। सो अगेन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, द वाइब्रेंसी, बेसिकली द ट्रेड, द मिलिट्रीज, बेसिकली अगेन दे आर कमिंग बैक टू पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों रेसिडेंट पावर्स हैं। हम यहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स नहीं है। वी आर बेसिकली सिटिंग इन दीज एरियाज। तो ये जो रिलेशन है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें, हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ओपन एज अ ट्रेड ऑफिस इन सिडनी इन 1941। सो इंडिया वाज अ कॉलोनी। ऑस्ट्रेलिया बाय दैट टाइम हैज इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। बेसिकली अगर आप देखें आज भी, तो उनके यहाँ हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता, इट्स नॉट ए रिपब्लिक। उनका गवर्नर जनरल होता है for the name, and basically they still pay obeisance to the king or the queen of England, लेकिन बाय एंड लार्ज इज इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इसीलिए उस वक्त जो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ तब इंडिया वाज अ कॉलोनी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव ए फुल फ्लेज्ड डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप एंड रिलेशंस फॉर द 50 इयर्स। अगर आप देखें, हमारा रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना बढ़िया नहीं रहा 1947 से 1991 पर्टिकुलरली, बिकॉज वी वेर इन द सोवियत कैंप, प्लस हम नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ जा रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया जो है सीटो सेंटो जैसे जो सिक्योरिटी अलाइनमेंट यूनाइटेड स्टेट्स लेड वेस्ट कर रहा था, उसकी तरफ जा रहा था। तो वेस्टर्न ब्लॉक का ऑस्ट्रेलिया शुरू से हिस्सा रहा है, बिकॉज द पीपल हु फॉर्म्ड ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री आर एंग्लो सैक्सन वाइट क्रिश्चियंस। वही जो इंग्लैंड के लोग अमेरिका गए, वही न्यूजीलैंड गए, वही ऑस्ट्रेलिया गए, वही कनाडा गए। तो इसलिए आज भी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है, जिसमें कनाडा आता है, अमेरिका आता है, यूके आता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें, रिलेशन हमारे इतने बढ़िया नहीं रहे। हालांकि बहुत कन्वर्जेंस था, लेकिन डाइवर्जेंस ज्यादा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने दोनों बार, जब 1974 में हमने पहला एटॉमिक टेस्ट किया और अगेन 1998 में, तो दे हैव क्रिटिसाइज्ड इंडिया। ट्रेड एम्बार्गो भी लगाए गए थे। लेकिन रिलेशन इंप्रूव होना शुरू होता है पोस्ट 1991, जब इंडिया लिबरलाइज करता है, हम अपना रीअलाइनमेंट करते हैं एक तरीके से, क्योंकि सोवियत यूनियन उस वक्त अब नहीं रहा हमारा जो ट्रस्टेड अलाय था। तो वी चेंज्ड मेनी थिंग्स। हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छा हो गया। तो अब जब अमेरिका के साथ अच्छा हो जाता है, तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर लाइक ए जॉइंट फैमिली, जिनमें जो चौधरी है घर का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जब चौधरी से आपके संबंध अच्छे होते हैं, तो बाकी कंट्रीज से भी अच्छे होने लगते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया है, ग्रो कर रहे हैं। 2022 में हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी किया है। $100 बिलियन की हमारा टारगेट है। $100 बिलियन कैसे हम ट्रेड को लेके जाएं विद इन 3 to 4 years, और नंबर्स आर वेरी प्रॉमिसिंग एज वेल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 में एलिवेट की गई थी एक वर्चुअल समिट के अंदर। इसीलिए आप देखते हो कि 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग्स भी होते हैं। 2+2 मतलब कि उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर साल में एक बार मिलेंगे। मालाबार एक्सरसाइजेज में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया, जिसमें क्वाड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट हमारी शिप्स के लिए हमने साइन किया है। डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है, इंटरऑपरेबिलिटी कोऑपरेशन की बात हो रही है। पीपल टू पीपल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशन लिंकेजेस, टूरिज्म। 9.76 लाख इंडियंस ऑलमोस्ट
ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं एज पर 2021 सेंसस। तो ये 2021 का डेटा है, आज की डेट में 10 लाख से ऊपर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, क्वाड का हम हिस्सा है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी है, क्वाड, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एशियन रीजनल फोरम, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट, हर जगह आप देखेंगे ईस्ट एटी समिट में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लोजली कोऑपरेट, both are the members and they closely cooperate and align, try to align their respective lines. Shared values बहुत ही important है, both believes in pluralistic Westminster style democracies हैं, commonwealth के traditions हैं, economic engagement, common traits, strong vibrant secular and multicultural डेमोक्रेसी, जहाँ प्रेस फ्री है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज का काफी यूज है। तो फाउंडेशन जो है क्लोज कोऑपरेशन का ऑलरेडी है। लेकिन आप कह सकते हो कि ये सारी बातें पहले भी थी, 1991 के पहले भी थी, यस, बट तब इंडिया जो है सोवियत यूनियन वाले ब्लॉक का हिस्सा था ऑलमोस्ट, वी वर द कॉसी एलाइज, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफी क्लोज्ड थी। सो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारा वीजा वी अदर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है। तो चैलेंजेस भी हैं, हिस्टोरिकल चैलेंजेस रहे, जैसे मैंने आपको बताया 1991 से पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, कल को हमारे यूएस से रिलेशन अच्छे नहीं होते फिर से, तो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस भी उतने बढ़िया नहीं रहेंगे। उनका ऑस्ट्रेलिया का स्पेसिफिक फोकस फॉर एग्जांपल ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, सो ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री जिनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी सीरियस इनके ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, और हम डेवलपिंग कंट्री है, हमें अभी भी कोल की फॉर एग्जांपल जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चैलेंजेस आते हैं। न्यूक्लियर, हमने कभी भी एनपीटी साइन नहीं की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो इस पे भी ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग वोटरी रहा है कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द P5 शुड साइन द एनपीटी एंड सीटीबीटी। तो यहाँ पे भी थोड़ा चैलेंजेस पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं थोड़े, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। प्लस इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, ह्यूमन राइट्स, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के पेट थीम्स हैं, उन पे भी ऑस्ट्रेलिया की कमेंट्री इतनी नहीं होती कंपेयर टू कनाडा और यूके, लेकिन फिर भी आप इसको हमेशा फैक्टर इन कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स अभी भी बने हुए हैं। आप देखें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना की ट्रेड, और इंडिया और चाइना और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये ट्रेड बैरियर्स जो हैं, हमारा जो ओरिजिनल पोटेंशियल है दोनों इकोनॉमीज का, उसको रीच करने के लिए म्यूचुअल ट्रेड में ये बैरियर्स को, जो टेक्निकल बैरियर्स हैं, नॉन टेक्निकल बैरियर्स हैं, उनको कम करने की जरूरत है। अटैक्स फॉर इंडियन डायस्पोरा इज ऑलवेज एन इशू। हमारी फॉरेन पॉलिसी का की प्रायोरिटी है कि इंडियन डायस्पोरा को सेफ रखा जाए। तो इन पे जब अटैक होते हैं, जो कि रेशियल मोटिवेटेड अटैक्स होते हैं, तो दैट इज ए सीरियस इशू। इंडियन डायस्पोरा के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, तो सीरियस इशू क्रिएट होता है, फ्रिक्शन जो है क्रिएट होता है। चाइना फैक्टर हमेशा से है, चाइना इज ए द एलिफेंट और द ड्रैगन इन द रूम। तो चाइनीज फैक्टर इज ऑलवेज देयर, दिट इज अ सीरियस चैलेंज। और चाइना का जो प्रेजेंस है और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेशन में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जिसकी वजह से जो रिलेशन है हमारे, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से चैलेंजेस हैं, लेकिन आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मल्टीफोल्ड हैं, और स्काई इज द लिमिट बेसिकली इन इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। दिस इज फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ द प्रीलिम्स न्यूज। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2023-24 में रिपोर्ट कह रही है कि काफी बढ़िया हमें देखने को मिला है, 17.7% की ग्रोथ है कंपेयर टू 2022 एंड 23। तो एक फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, 23 और 24 की जो कलेक्शन हुआ है, और 22-23 के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ 17.7% है। ऐसा तब है जब नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ है, क्या डिफरेंस होता है नॉमिनल और रियल में? तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में रखते हैं, रियल में हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं रखते। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को देखें तो क्या 10 से 11% लगभग थी लास्ट ईयर हमारी, क्योंकि 7.5 आई थिंक वाज द ग्रोथ रेट, प्लस जो 4 से 5% इन्फ्लेशन था, तब भी नंबर काफी बेटर है 17.7। और इकोनॉमी अगर आपकी ग्रो कर रही है 10 to 11%, और यहाँ पे नंबर 17.7 है, सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। पर्सनल इनकम टैक्स 23% जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं, ये प्रीलिम्स से हमसे पूछा जा सकता है। वही कॉर्पोरेट टैक्सेस आर 46.5। तो पर्सनल जो इनकम टैक्सेस हैं दे आर हायर कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्सेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में पर्सनल टैक्सेस काफी, इनका जो नंबर है जो इम्पोज किया जाता है रेट, दैट इज वेरी ह्यूज, और 2019 में कॉर्पोरेट टैक्सेस को काफी कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये नंबर आप देख रहे हैं। बजट एस्टिमेट को इन्होंने बीट किया है, सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज एक तरीके से। ऐसा क्या है
क्यों डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इस पे हमको देखना। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ना हमेशा अच्छी चीज है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जैसे जीएसटी है। क्योंकि जीएसटी का जो इफेक्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स होता है, इसका इफेक्ट गरीब और अमीर पे समान होता है, बराबर होता है, क्योंकि उसमें आपको सभी को टैक्स पे करना होता है जब भी आप गुड और सर्विसेज कोई खरीदते हो। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, इससे इनइक्वालिटी कम होती है क्योंकि अमीर व्यक्ति ज्यादा टैक्स देता है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसका अगर हम कंक्लूजन निकालने की तरफ जाएं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश में, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। दूसरा, टैक्स कंप्लायंस काफी इंप्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्क्रूटनी एंड बिकॉज ऑफ पीपल इन्वॉल्वमेंट एज वेल। तो टैक्स कलेक्शन इसकी वजह से भी बढ़ा है, टैक्स बेस बढ़ गया तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स बेस। और बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का भी काफी बड़ा इसमें रोल आपको दिखाई देगा। तो ग्रोथ इज वेरी गुड और इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट पे भी फर्क पड़ेगा, सरकार के पास ज्यादा फिस्कल स्पेस होगा कि वो ज्यादा लाभकारी योजनाओं पे पैसा खर्च कर सके। तो इस पे नजर बनाए रखिए, प्रीलिम्स का टॉपिक है, इस पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज पूर्वी लहर इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड ने कंडक्ट की है। ईस्टर्न कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को कि अगर हम बात करें, मोस्टली बे ऑफ बंगाल की जो कमांड है ईस्टर्न नेवल कमांड है, और जो अरेबिक ओशन सी की कमांड है दैट इज फॉर वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी की तलवार कही जाती है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो ईस्टर्न नेवल कमांड के पास भी असेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइनीज थ्रेट। प्लस अगर आप देखें, बांग्लादेश इज ऑल्सो एक्वायरिंग सबमरीन्स, म्यांमार में सिक्योरिटी के सीरियस इश्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड भी, जो एक इंपॉर्टेंट कमांड है बहुत ज़्यादा, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें जो SSBN हमारी सबमरीन्स हैं अरिहंत क्लास, वो भी बे ऑफ बंगाल में ही मोस्टली ऑपरेट करती हैं। तो इसमें क्या किया गया है, शिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, सभी असेट्स को बेसिकली इस्तेमाल किया गया है इन वैरायटी ऑफ सिनेरियोज और रियलिस्टिक कंडीशंस में मैरीटाइम चैलेंजेस जो हैं उनको डील करने के लिए। मैरीटाइम चैलेंजेस जब हो रहे हैं तो किसकी बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है एनिमी कंट्रीज की नेवीज की, जैसे चाइना है फॉर एग्जांपल, इसमें बात की जा रही है थ्रेट ऑफ पायरेसी की, इसमें बात की जा रही है जो कि क्राइम होते हैं हाई सीज पे, स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग या फिर नार्कोटिक्स की स्मगलिंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इन सारे जो सिक्योरिटी सिनेरियोज हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरह की एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इंटीग्रेटेड इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, तो आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, अंडमान निकोबार कमांड और कोस्ट गार्ड की भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी जो है, इंटरऑपरेबिलिटी उसको यहाँ पे देखने को मिला है। और ये कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अब वो थिएटर कमांड की तरफ जा रहा है। थिएटर कमांड, इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन। थिएटर कमांड में मोस्टली होता क्या है कि एक कमांडर के अंदर सारे एसेट्स नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के आ जाते हैं। अभी जैसे इंडिया में अलग अलग कमांड्स हैं, नेवी के अलग है, एयरफोर्स के अलग है और आर्मी की अलग है, तब सब एक कमांड के अंदर आ जाएंगे। महावीर जयंती मनाई गई है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने महावीर निर्वाण महोत्सव बेसिकली उसका इनॉग्रेशन किया है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेमोरेटिव स्टैम्प कॉइन इन्होंने लाए हैं। कमिटमेंट ऑफ द यूथ टुवर्ड द वैल्यू भगवान महावीर, ए साइन ऑफ नेशन मूविंग टुवर्ड्स इन द राइट डायरेक्शन। और हम बात करेंगे नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जैनिज्म एज अ रिलीजन, और इसको आपको देखना जरूरी है कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है बेसिकली इट इज मेकिंग और लिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल डिसीजंस विद द आइडियाज ऑफ जैनिज्म। तो अब हम विश्व गुरु की बात नहीं कर रहे, हम विश्व बंधु की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड्स फ्रेंड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मॉडर्निटी को स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर रहे हैं। मॉडर्निटी इट्स बॉडी, स्पिरिचुअलिटी इज सोल। दिस इज द एम फॉर इंडिया इन द सेंचुरी, दिस सेंचुरी, अमृत काल की वो बात कर रहे हैं। तो मॉडर्निटी भी होगी और स्पिरिचुअलिटी भी होगी। मॉडर्निटी होगी, हम एयरपोर्ट्स बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, नए नए बुलेट ट्रेन इंडिया में आएंगी। सो दिस काइंड ऑफ मॉडर्निटी, नए इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। और स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारी जो रिलीजन है, वो इसका हिस्सा रहेंगे। तो महावीर वॉज बोर्न इन 599 BCE in ancient city of Vaishali, present day Bihar. After attaining enlightenment, basically he spent the rest of his life teaching Jain philosophy, emphasizing the principle of non-violence, truthfulness, non-stealing, celibacy, and non-possessiveness, aparigraha.
तो मोस्टली जो 5 ग्रेट वॉज हैं जैनिज्म के, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ, और जिसके ऊपर यूपीएससी का काफी फोकस भी रहता है। जो कोर आइडियाज है अहिंसा को, इसको प्राइम मिनिस्टर साहब लिंक कर रहे हैं कि कैसे अहिंसा हैव ऑलवेज बीन इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, और कैसे कॉजिंग हार्म और वायलेंस टू एनी लिविंग बीइंग, ये हमारा प्रिंसिपल फिलोसफी रहा है फिजिकली, वर्बली और मेंटली। इसी को वो लिंक कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने कभी कभी दूसरे देश को अटैक नहीं किया। हमारा जो राइज है, हमारा जो उत्थान है, वो नॉन एग्रेसिव नेचर में होगा कंपेयर टू फॉर एग्जांपल चाइना, जिनका राइज जो है काफी वॉयलेंट होने जा रहा है। सत्य, ट्रूथफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे हम राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो नॉन स्टीलिंग, ट्रूथफुलनेस, चैस्टिटी, नॉन पॉजिटिवनेस, ये जो आइडियाज हैं ये आज भी काफी रिलेवेंट हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ कंज्यूमरिज्म है, जहाँ इंडिविजुअलिज्म है, जहाँ बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोकस है ऑन बेसिकली लिविंग अ लाइफ विच इज अलूफ एक तरीके से। तो उस सिचुएशन में ये जो वैल्यूज हैं, एंशियंट वैल्यूज हैं जैनिज्म की, वो काफी रिलेवेंट हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी सवाल पूछना हो, तो ये मेरा जीमेल एड्रेस है, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई विल मीट यू अगेन टुमारो।